अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। खुशियों और उम्मीदों के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में साल नौ का इस्तकबाल खत्म हो गया। 2020 साल सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल को खुशामदीद कहा गया। 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों में जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और वयाना में भी साल 2021 के इस्तकबाल के लिए शानदार आतिशबाजी। पाकिस्तान में भी साल 2020 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादें लेकर गुरूब हो गया। साल के आखिर सूरज के गुरूब होने का नजारा देखने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में खुसूसी एहतमाम किया गया। खुसूसी अक्सबंदी कराची के साहिल समंदर पर भी शहरियों की बड़ी तादाद में गुरूब आफ्ताब के दिलकश नजारे से लुत्फअंदोज होते हुए दिखाई दिए। कोरोना और दीगर हादसात में बिछड़ने वालों की यादों को भी ताजा किया गया। कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में न्यू ईयर नाइट पर कारोबारी मराकज़ और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वाले सीधे हवालात जाएंगे। हुल्लड़बाजी की भी इजाजत नहीं होगी। आसफा भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में हवाई फायरिंग ना करने की अपील कर दी। वजीर आजम का कम लागत मकानात के लिए 5 से 7% शरह पर कर्जे देने का ऐलान। कहते हैं कम लागत वाले 1 लाख घरों पर 3 लाख रुपए फीकस सब्सिडी दी जाएगी। बैंक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। तामीराती शोबे में मराद से ताल्लुक रखने वाले 186 अरब के मंसूबे रजिस्टर्ड हैं। पंजाब में 163 अरब रुपए के मंसूबे शुरू हो चुके। रोजगार के 2.5 लाख मौके पैदा होंगे। वजीर आजम का तमाम बड़े शहरों के लिए नए मास्टर प्लान बनाने का भी ऐलान। लाहौर एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 13 रोज जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। आमदन से जायद असासा इजाद केस में अदालत का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर नून लीग ने पार्टी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। नून लीग के रहनुमा याद सादिक कहते हैं ख्वाजा आसिफ, मुझे एक और शख्स को पार्टी छोड़ने का कहा गया, वक्त आने पर नाम बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा 3 दिहाइयां गुजर चुकी, अब पार्टी नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद को जिसने वजीर दाखिला बनाया, इसकी अकल को सलाम। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका, कोई इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, गुजर जाता है। मरियम नवाज ने किसी से नहीं कहा इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। तमाम इस्तीफे नून लीग सेक्रेटरीट में जमा हो चुके। जब PDM अहम फैसला करेगी तो इस्तीफे देने को तैयार हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। मुफ्ता इस्माइल बोले इस्तीफों का मामला स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, इस्तीफे देना नहीं। इमरान खान का इस्तीफा लेना हमारे एजेंडा है। MQM बातें बहुत करती है मगर वो झंडे वाली गाड़ी नहीं छोड़ती। स्पीकर कौमी असेंबली ने नून लीग के दोनों अरकान मुर्तजा जावेद और मोहम्मद सज्जाद आवान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। इस्तीफे मुतालिका मेंबरान के साबित नहीं हुए। इस्तीफों की तस्दीक ना होने पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं, लिहाजा इन्हें जाली करार दिया जाता है। स्पीकर असद कैसर की रोलिंग। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि आज 31 दिसंबर है। इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नून लीग के जिन 2 अरकान ने इस्तीफे दिए तलबी के साथ मुकर गए। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद मफादात सोच बयानिए की भेंट चढ़ गया। इखलाकी जुर्रत होती तो PP फैसले पर ही PDM तहलील का ऐलान होता। माजी के हुक्मरानों ने सफाई की आड़ में करप्शन का गंद फैलाया। साल 9 में पाकिस्तान से सियासी गंद का खात्मा करेंगे। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शोहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ लाहौर में सफाई के लिए मुआहदे किए। तुर्क कंपनियों से मुआहदा आज खत्म हो गया। मुआहदे की आड़ में अवाम से खेला गया। पंजाब हुकूमत लाहौर को साफ करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कर्क में मंदिर जलाए जाने का नोटिस ले लिया। 5 जनवरी को कर्क में मंदिर जलाने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी और IG KP को 4 जनवरी को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। LPG भी महंगी हो गई। 1 किलो पर 15 रुपए का इजाफा, कीमत 132 रुपए हो गई। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 147 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गई। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए इजाफा हो गया। कराची चेयरमैन काटी फराजुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है और हम सबको SOPs पर अमल दरामद करने की अशद जरूरत है। मुझे डर है कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। कहीं भी रश की सूरत हाल ना हो और SOPs पर अमल दरामद हो सके। लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं, मगर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान में कोरोना एक दिन में मजीद 58 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में मोहलिक वबा से अमवात 10,105 हो गई। जहां भाग होने वाले 31 अफराद वेंटिलेटर पर थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस के 2,475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 4,79,715 तक पहुंच गई। 96,068 हो गई। सिंध में कोरोना वैक्सीन की पहली आजमाइश। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर काजिम जतोई ने वैक्सीन लगवाकर ट्रायल में हिस्सा लिया। बोले, बतौर सेक्रेटरी हेल्थ खुद को ट्रायल के लिए पेश किया है। कौमी टेस्ट स्क्वाड तिरंगा से क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। कल से दूसरे मैच की तैयारियों का आगाज होगा। बाबर आजम की दूसरे टेस्ट में शिरकत का इम्कान। क्राइस्ट चर्च के प्रैक्टिस सेशन में भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जवेरिया खान कौमी टीम की कप्तान मुकर्रर। बिस्मा मारूफ दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए दस्तयाब नहीं। खवातीन टीम 11 जनवरी को रवाना होगी। पहला वनडे 20 जनवरी को होगा। और मुल्क भर में सर्दी का राज। इस्लामाबाद में सुबह दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। लाहौर और पेशावर में 3, गिलगित में पारा 4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज भी ठंड बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं बुलेटिन की जानिब। इस खबर के साथ मामले खुसूसी बरा इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख मरियम नवाज की जानिब कर दिया। उनका कहना था, राजकुमारी दिलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त पर दुम दबाकर भाग जाता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बरा इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि राजकुमारी दिलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल पर दुम दबाकर भाग गया। लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला वापस कब आ रहा है। राजकुमारी करप्शन के गॉडफादर को बेचारा और मासूम पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि पानामा रानी इतना जिक्र अपने अब्बा जी का नहीं करती जितना इमरान खान का करती हैं। पानामा रानी का जिक्र वाज़िया करता है कि कौन किसके आसाब पर सवार है। झूठों की राजकुमारी को झूठी कस्में उठाने पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन कहाँ। फिरदौस आशिक अवान का अपने ट्विटर बयान में मजीद कहना था कि राजकुमारी दिलबशोरी करने के लिए कश्मीर में तन मन और धन से इंतखाबी मुहिम करे। नताइज गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि 2021 की 6 माह में फ्रंट लाइन वर्कर्स को डोज मुफ्त मुहैया की जाएंगी। फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में कहना था कि काबीना ने चीनी कंपनी से वैक्सीन डोज खरीदने का फैसला किया है। फवाद चौधरी का कहना था कि इब्तिदाई तौर पर कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी और 2021 की पहली तिमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को डोज मुफ्त मुहैया की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की डोज खरीदी जाएंगी। निजी सेक्टर अगर कोई और मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो कर सकता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक खसूसी कमेटी का इजलास हुआ था। इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, हम्माद असर, तानिया मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी दोस्त मुल्क चीन से करने का फैसला किया था। हुकूमत ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से खरीदने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि साइनोफार्म चीन की सरकारी कोरोना वैक्सीन साज फार्मा कंपनी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CDA के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का ऐलान करता हूँ। दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं जिससे निमटने के लिए ईगल स्क्वाड इस्लामाबाद में तैनात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तमाम नाके खत्म करके सिर्फ 3 रहने देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 जनवरी से तमाम मुल्कों के वीजे ऑनलाइन होंगे जिनमें चीन और अफगानिस्तान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ज़मनी इलेक्शंस में भी लेगी। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग बेनकाब होंगे। वाज़ेह रहे हुकूमत ने 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया है, लेकिन इमिग्रेशन माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ के पास लंदन में क़याम जारी रखने के बहुत से तरीके हैं जिसके तहत वो पनाह की दरख्वास्त दिए बगैर भी लंदन में मुकीम रह सकते हैं और किसी मुल्क की शहरियत ना होने का दावा भी कर सकते हैं। लाहौर की एहतिसाब अदालत ने 2 रोज कबल गिरफ्तार किए जाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।
نیب کی جانب سے خواجہ آصف کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب نے عدالت سے خواجہ آصف سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ آصف کے خلاف 23 جون 2020 کو انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا۔ جج نے خواجہ آصف سے سوال کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 میں نے پہلی پیشی نیب پنڈی میں بھگتی ہے، میں عدالت میں پنجابی میں بات کروں گا۔ جج نے کہا کہ جی آپ پنجابی میں بات کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نیب حکام اپنی تاریخ درست کریں، 2020 میں میرے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا، میں 7 بار MNA منتخب ہوا لیکن کیس صرف 21 کروڑ کا بنایا۔ فاضل جج نے کہا کہ خواجہ صاحب ہو سکتا ہے تفتیش ہو تو پتہ چلے اور 21 کروڑ نکل آئیں۔ جج کے اس مکالمے پر عدالت میں کہا گونج اٹھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نیب حکام کو میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت لاہور نے نیب کی خواجہ آصف کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے نیب حکام کو خواجہ آصف کو دوبارہ 13 جنوری کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت کی جانب سے خواجہ آصف کو نیب آفس میں اہلیہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت بھی دی گئی۔ خواجہ آصف کی نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر وہاں جمع ہونے والے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے زبردست نعرے بازی بھی کی۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کو اسلام آباد میں سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے گھر کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو نیب کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں گزشتہ روز اسلام آباد سے لاہور منتقل کیا گیا۔ سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار 20 جنوری کو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ قومی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں میں مسلم لیگ نون کے ارکان بھی شامل ہیں۔ NA75 سیالکوٹ اور PP51 گوجرانوالہ کے ضمنی انتخابات کے لیے PTI مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں سمیت دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہیں۔ NA75 سیالکوٹ کی نشست مسلم لیگ نون کے سید افتخار الحسن شاہ کے انتقال سے اور PP51 گوجرانوالہ کی نشست مسلم لیگ نون کی شوکت منظور شیما کے انتقال کے بعد خالی ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار 20 جنوری کو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے، جبکہ 21 جنوری کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ ان دونوں حلقوں میں پولنگ 19 فروری کو کی جائے گی۔ مفتی منیب الرحمان کو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے ہٹائے جانے کے بعد وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا تبصرہ بھی سامنے آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزارت مذہبی امور کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مولانا عبدالخبیر آزاد کو رویت ہلال کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی گئی ہے، جس کے بعد رویت ہلال کمیٹی میں 19 ارکان شامل کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں راغب نعیمی حسین اکبر، مولانا فضل الرحیم، ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی اقبال چشتی، ڈاکٹر مفتی علی اصغر، فیصل احمد، سید علی قرار، مفتی فضل جمیل، حافظ عبدالغفور، یوسف کشمیری، قاری میر اللہ، حبیب اللہ چشتی اور مفتی ضمیر شامل ہیں۔ علاوہ ازیں کمیٹی میں اسپارکو، محکمہ موسمیات، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل 9 کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان 19 سال تک مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ مفتی منیب الرحمان کے دور میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی شہاب الدین پوپل زئی کے درمیان طویل عرصے تک نوک جھوک اور تنازع چلتا رہا۔ مفتی منیب الرحمان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میں بھی اختلافات رہے۔ مفتی منیب الرحمان نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے سالانہ کیلنڈر کی بھی شدید مخالف رہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ مسئلہ منیب الرحمان کا نہیں، اس تشریح کا ہے جو ہمارے ایک مذہبی طبقہ کرتا ہے، جس کی روح سے علم اور ٹیکنالوجی کو رد کیا جاتا ہے۔ یہ تشریح قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ قرآن تمام علوم کا ماخذ ہے اور خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں۔ رویت بھی اسی اصول کے تحت ہونی چاہیے۔ واضح رہے، پہلے بھی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری منیب الرحمان کی نوک جھوک ہوتی چلی آئی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مولانا منیب الرحمان ہمارے بزرگ ہیں اور ان کا احترام بھی ہے، لیکن ان کو اتنا بڑا چاند نظر نہیں آتا تو اتنا چھوٹا کورونا وائرس کہاں سے نظر آتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت مذہبی امور کی توجہ دلائی ہے کہ آپ کی وزارتی کمیٹی کے سربراہ اگر حکومتی احکامات کا یوں مذاق اڑائیں گے تو باقی لوگ سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 10,000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 66,96,068 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,475 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 4,79,715 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,14,425, पंजाब में 1,37,949, खैबर पख्तूनख्वा में 58,379, इस्लामाबाद में 37,702, बलूचिस्तान में 18,148, आजाद कश्मीर में 8,256 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,856 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,537 हो गई है, जबकि 2,206 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 10,105 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 4,960 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,35,073 हो गई है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उनका कहना था पाक बहरिया का समंदरी गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में अहम किरदार है। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड 2020 का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में इनेकाद किया गया। परेड के मेहमान खसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया का समुंदर गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में अहम किरदार है। अमीरुल बहर मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने तकरीब से खिताब में एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि पाक बहरिया खित्ते की जियोपॉलिटिकल हालात से बखूबी वाकिफ है और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। परेड के दौरान नेवल चीफ ने फराइज की अंजाम दही में फ्लीट पॉइंट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। बाद अज़ा मेहमान खसूसी ने बेहतरीन कारकर्दगी वाले यूनिट्स को एफिशिएंसी शील्ड से नवाजा। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्ता पानी सेक्टर पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर 100 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी होने वाले अलामिये में बताया गया है कि तत्ता पानी सेक्टर पर तैनात जवानों ने भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाकर मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर 100 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था, जिस पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे निशाना बनाया। शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया है कि साल 2020 के दौरान पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर अब तक भारत के 16 क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। 28 जून, 5 जून, 27 और 25 मई को भी पाक फौज ने LOC पर भारत के क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन्स को निशाना बनाया था। शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया है कि भारतीय क्वाडकॉप्टर्स नेकरोन सेक्टर में पाकिस्तानी हुदूद में 700 मीटर अंदर तक दाखिल हुआ था। बाद अज़ां पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को भारत का 11वां, 26 जुलाई को 10वां जासूस ड्रोन मार गिराया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन उड़ाना या सरहदी खिलाफ वर्जी करना 2003 के जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। साबिक भारतीय पुलिस अफसर दिफाई माहिर NC अस्थाना ने इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान या चीन से जंग जीतने की ताकत नहीं रखता। हकीकत यह है कि भारत किसी भी मुल्क को फौजी लिहाज से शिकस्त नहीं दे सकता। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नजरियाती और स्ट्रेटेजिक हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है। भारत पाकिस्तान या चीन से जंग जीतने की ताकत नहीं रखता। ये इंकशाफ साबिक भारतीय पुलिस अफसर दिफाई माहिर NC अस्थाना ने अपनी नई किताब में किया है। किताब में कौमी सलामती और रिवायती असले की दौड़ के हवाले से एटमी जंग का जायजा लिया गया। किताब में कहा गया है कि एक तरफ अस्करी अहलकारों की मीडिया पर बयानबाजी जारी है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत किसी भी मुल्क को फौजी लिहाज से शिकस्त नहीं दे सकता। हथियारों पर खतीर रकम खर्च करने के बजाय भारत और पाकिस्तान को मजबूत बनाकर मौजूदा सलामती चैलेंजों का हल तलाश करना चाहिए। मजीद लिखा कि इंतखाबी फवाइद के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी का नाजायज फायदा उठाना भारतीय कायदीन की आदत बन चुका। भारतीय सियासतदान अवाम को जंग के लिए उकसा रहे हैं, जो कि किसी तरह भी खित्ते के लिए फायदेमंद नहीं। भारत ने 2014 से अब तक 5 साल में असलहे की दरामदात पर $14 अरब खर्च किए। 36 राइफल तैयारों की नामालूम
कीमत इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान और चीन एटमी हथियारों वाले मुमालिक हैं, इनको मैदान जंग में फैसला कुन शिकस्त नहीं दी जा सकती। किताब में मजीद कहा गया कि एटमी पाकिस्तान की हार के ख्वाब गैर हकीकत पसंदाना है। भारत को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। यमन के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर 9 तश्कील शुदा हुकूमत के वजीर आजम और काबीना अरकान के तैयारे पर हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 22 तक जा पहुंची है, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक यमन के अदन एयरपोर्ट को उस वक्त निशाना बना दिया गया जब सऊदी अरब से एक तैयारा नई तश्कील पाने वाली यमनी हुकूमत के वजीर आजम और काबीना अरकान को लेकर हवाई अड्डे पहुंचा था। जैसे ही 9 तश्कील शुदा यमनी हुकूमत के अरकान तैयारे से बाहर निकले, यके बाद दीगरे 2 धमाके हो गए और अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें सुनी गयी। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वकू को घेरे में ले लिया। हुकूमत की ट्विटर पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी और बाद अज़ा 17 मजीद हलाकतों की तस्दीक हो गई। सिक्योरिटी इदारों ने दावा किया है कि वजीर आजम और उनकी काबीना को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 18 दिसंबर को आलमी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत और जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों ने मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी, जबकि ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आइए मिलकर माहौलियाती बहरान का मुकाबला करें और कोरोना के फैलाव को रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नए साल की आमद पर वीडियो पैगाम में कहा कि 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासर किया और तकालीफ दी। वबा फैल रही है जो मौत नई नई शक्लों में सामने आ रही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया में गुर्बत, अदम मसावत और भूख बढ़ रही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी वबा के बाइस हर जगह अदम तहफ्फुज है। कितने ही लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। कोविड की वजह से सब ने एक दूसरे की मदद करना सीखा। हमारी फ्रंट लाइंस ने हमें सहारा दिया। साइंसदानों ने वैक्सीन को कम वक्त में तैयार किया। अगर हम मुत्तहिद और पुरअमन होकर एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया बेहतर हो सकती है। पूरी दुनिया को नया साल मुबारक हो। नए साल में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि कार्बन से पाक गैसों के खराज का हदफ 2050 तक हासिल करने के लिए आलमी इत्तेहाद कायम किया जाए। आइए मिलकर माहौलियाती बहरान का मुकाबला करें और कोरोना के फैलाव को रोकें। और अब जानते हैं मईशत का हाल BTV बिजनेस में। सर्दी की लहर तेज होते ही मुर्गी और अंडों की तलब में इजाफा हो गया। कराची में अंडों की थोक कीमत 208 रुपए और फी दर्जन कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। शहर में एक अंडा 20 रुपए में बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त 380 रुपए किलो हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी रहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साल 2020 के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी रहा। शहरी इंतजामिया और सिंध हुकूमत की जानिब से बुनियादी अशिया की कीमतों के तयन और प्राइस कंट्रोल का निजाम आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और गिरां फरोशी की रोकथाम में नाकाम हो गया। रवां साल के दौरान ताज़ा दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ और फी लीटर दूध की कीमत 120 रुपए की सतह पर आ गई। बछिया और गाय के गोश्त की कीमत में 50 से 100 रुपए किलो इजाफा हुआ। बकरे का गोश्त कम आमदन वाले तबके की पहुंच से मजीद दूर होकर 1200 रुपए किलो हो गया। साल के दौरान अवाम को चीनी और आटे की कीमत के बहरान का भी सामना करना पड़ा। चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच गई। आटे की कीमत पे साल के दौरान 18 रुपए से 28 रुपए किलो तक पहुंच गई। 2.5 नंबर आटा 42 रुपए से बढ़कर 60 रुपए और फाइन आटा 48 रुपए से बढ़कर 70 रुपए पर हो गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अंडे 40 रुपए फी दर्जन तक महंगे हुए। गुज़िश्ता साल दिसंबर के इख्तिताम पर अंडे 170 रुपए दर्जन फरोख्त किए गए थे। साल के दौरान दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चने की दाल की कीमत 50 रुपए इजाफे से 160 रुपए किलो हो गई। मूंग की दाल 100 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो हो गई। मसूर की दाल 110 रुपए से बढ़कर 160 रुपए की सतह पर पहुंच गई। कुर्दनी तेल की कीमत में साल के दौरान 165 रुपए से बढ़कर 260 रुपए की सतह पर आ गया। इसी तरह घी तेल की कीमत में साल भर के दौरान 90 से 100 रुपए तक का इजाफा हुआ। चीनी गुज़िश्ता साल दिसंबर में 68 रुपए से फरोख्त की गई, जो 110 रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसके बाद 85 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चाय की पत्ती 900 ग्राम का पैकेट 840 रुपए से बढ़कर 950 रुपए की सतह पर आ गया। चाय के लिए खुश्क दूध की कीमत भी बढ़ गई है। दूध का पैकेट 800 रुपए से बढ़कर 900 रुपए पर आ गया। डिब्बा बंद
बंद दूध बनाने वालों ने भी 1 जनवरी से फी लीटर 5 रुपए बढ़ाकर 160 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी का 3 रोजा इजलास खत्म हो गया। इजलास के दौरान फरीकैन का मुआहदे की तजदीद के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी का 3 रोजा इजलास खत्म हो गया। इजलास में किए गए फैसलों का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिये में कहा गया है कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की तजदीद के लिए तामीरी बातचीत हुई। एलामिये में कहा गया है कि फरीकैन का मुआहदे की तजदीद के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। एलामिये के मुताबिक अगले इजलास की तारीख और मुकाम का तयन इत्तफाक के राय से किया जाएगा। इजलास में 2 तरफा तरजीही तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत की गई। रेलवे के शोबे में ताउन के लिए MOU साइन करने पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में अफगान वफद की क़यादत अफगान वज़ीर सनअत व पैदावार निसार अहमद फैज़ी ने की। अफगान वज़ीर निसार अहमद फैज़ी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुशीर तिजारत, वज़ीर बहरी उमूर, स्पीकर कौमी असम्बली और निजी शोबे के अरकान से मुलाकातें की। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी के इजलास का मुश्तरका इफ्तिताह किया गया। मुशीर तिजारत और अफगान वज़ीर सनअत व तिजारत ने इजलास का मुश्तरका इफ्तिताह किया। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। शामिल करते हैं शोबिस की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक और मारूफ अदाकारा सारा असगर भी 2020 में शादी के बंधन में बंधने वाली शोबिस शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सारा असगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर माइयों की तस्वीर शेयर की और मद्दाहों को हैरान कर दिया। सारा असगर भी 2020 में शादी करने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हो गयी। सारा असगर ने अपने निकाह जैसे खास दिन के लिए मारूफ डिजाइनर हानिया कामरान के डिजाइन करदा सफेद रंग के उरूसी लिबास और ZSY की ज्वेलरी का इंतखाब किया। निकाह के रोज अदाकारा के शौहर ने स्याह रंग के लिबास के साथ मैरून वास्केट पहन रखी थी। अदाकारा की पोस्ट की गई तस्वीर पर साथी अदाकारों और मदाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के 2 बड़े नामों की इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद बराबर हो गई। दोनों अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 7.8 मिलियन हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के 2 बड़े नाम एमन खान और आयजा खान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद बराबर हो गई है। फनकारों में से इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने का एजाज एमन खान के पास था, जबकि अब वर्सेटाइल्स अदाकारा आयजा खान भी इंस्टाग्राम पर एमन के मद्दे मुकाबिल आ गई। दोनों अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 7.8 मिलियन हो गई है। एमन खान के अकाउंट पर पोस्टिंग की तादाद आयजा खान के अकाउंट के मुकाबले में कम है। आयजा खान के अकाउंट पर 3,347 पोस्ट, जबकि एमन खान के अकाउंट पर सिर्फ 1,223 पोस्ट की गई हैं। एमन खान ने अकाउंट से 252 इंस्टा अकाउंट्स को फॉलो किया है, जबकि आयजा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 368 अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं। याद रहे रवां साल एमन खान ने मारूफ अदाकारा माहिरा खान को सोशल मीडिया फॉलोअर्स की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसे कबल निजी टेलीविजन नेटवर्क की जानिब से अदाकारा एमन खान को इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा का खुसूसी अवार्ड दिया गया था।
साल 2020 जहां कोरोना की वजह से दुनिया भर के लिए परेशान कुन और तकलीफ दे रहा, वहीं कई शोबिस सितारे भी हमसे बिछड़ गए। टेलीविजन के पहले मेजबान तारिक अजीज समेत और कौन कौन सी शख्सियात हमसे जुदा हुई, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। साल 2020 को न सिर्फ कोरोना जैसे मोहलिक वायरस की नज़र लगी, जिससे पूरी इंसानियत खौफनाक हद तक मुतासिर हुई, बल्कि कई अजीम शख्सियात भी हमसे जुदा हो गईं। साल 2020 हमसे हमारे पाकिस्तानी टेलीविजन के पहले मेज़बान और नीलाम घर से दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाले कैंपेयर तारिक अजीज 17 जून को जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। टेलीविजन के मज़ाहिया अदाकार, शायर और जेदी के किरदार को हमेशा के लिए अमर करने वाले अतर शाह खान जेदी 10 मई को अपने लाखों परिस्तारों को सोगवार छोड़ गए। फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा सबिया खानम अमेरिका में मद्दाहों को रोता छोड़ गईं। टेलीविजन के सीनियर कॉमेडी अदाकार मिर्जा शाही भी 19 सितंबर को कोरोना की भेंट चढ़कर हर आंख अशबार छोड़कर जहान फानी से कूच कर गए। गुजरते वक्त के साथ साथ शोबिस की दुनिया में कई नए सितारों ने जन्म लिया, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के सीनियर अदाकारों की कमी कभी पूरी ना हो पाएगी। जहान से तो रुखसत हुए, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड से दूसरे टेस्ट में भी बाबर आजम की शिरकत गैर यकीनी है। बाबर जुम्मे और हफ्ते को क्राइस्ट चर्च में नेट प्रैक्टिस करने का इरादा रखते हैं। अगर इस दौरान कोई तकलीफ महसूस ना हुई तो मैनेजमेंट फैसला बदल भी सकती है। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही बाबर आजम दौरान प्रैक्टिस दाएं हाथ का अंगूठा तुड़वा बैठे थे। वो मुख्तसर तर्ज के तीनों मैचेस और फिर पहले टेस्ट में भी हिस्सा नहीं ले सके। पीसीबी ने गुज़िश्ता दिनों बताया था कि बाबर की इंजरी में बेहतरी आ गई और उन्होंने हार्ड बॉल से नॉकिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक कप्तान अब भी 100% फिट नहीं हो सके हैं। अंगूठे में तकलीफ बदस्तूर मौजूद है। उन्होंने अब तक नेट पर इसीलिए बैटिंग नहीं की। टीम मैनेजमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से कबल कोई खतरा मोल ना लेते हुए बाबर आजम को मजीद आराम का मौका देने पर गौर कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो न्यूजीलैंड से बगैर कोई मैच खेले ही वापस आएंगे। यूं दूसरे टेस्ट में भी मोहम्मद रिजवान को ही क़यादत के फराइज निभाना पड़ेंगे। जराये ने यह भी बताया कि बाबर जुम्मे और हफ्ते को क्राइस्ट चर्च में नेट प्रैक्टिस करने का इरादा रखते हैं। अगर इस दौरान कोई तकलीफ महसूस ना हुई तो मैनेजमेंट फैसला बदल भी सकती है। दूसरी जानिब जराये ने बताया कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस और बैटिंग कोच यूनुस ने टीम का हौसला बढ़ाया। प्लेयर समझ रहे थे कि कोचेस नाराजगी का इजहार करेंगे, मगर उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट को सराहते हुए दूसरे टेस्ट में कमबैक की हिदायत की। जानते हैं मौसम का हाल बीटीवी वेदर में। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों पर शदीद धुंध का राज है। 2020 के आखिर सूरज को धुंध की सफेद चादर ने अपनी आगोश में छुपा लिया। कराची को भी सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया। कराची में ठंडी हवाओं ने बसेरा कर लिया, जिससे शहर का दर्जा हरारत कम होने से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं में नमी का तनासुब 31% और शुमाल मशरिक की सिमत से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला साफ और मौसम सर्द रहने का इम्कान है। दूसरी लाहौर शहर में हद निगाह 100 मीटर, जबकि मोटरवे, एयरपोर्ट और कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 20 मीटर तक रह गई, जिसके बाद मोटरवे बंद कर दी गई, जबकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ। लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान मोटरवे पर धुंध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों मुर्गजार कॉलोनी, सब्जाजार, मौलाना शौकत अली रोड, माल रोड, फेरोजपुर रोड, केनाल रोड, डिफेंस गुलबर्ग, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, गवाल मंडी, अंदरूनी शहर, रावी रोड समेत दीगर इलाकों में धुंध ही धुंध छाई हुई है। शहर में हद निगाह 100 मीटर तक रह गई। एयरपोर्ट, मोटरवे और खुले इलाकों में हद निगाह 0 से 20 मीटर तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन तातुल का शिकार हो गया, जबकि मोटरवे M3 को लाहौर से जनावाला तक बंद कर दिया गया। घरों से बाहर निकलने वाले शहरियों को ताकीद की जा रही है कि अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से परहेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।